हेलो नमस्कार सुस्वागतम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल मैथ्स विद अजित प्रभाकर पर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम लोगों का कंबाइन इजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, जो कि आ गया है, कल ही आया हुआ है। ये एक नया चीज़ अपने लोगों के बीच है, जो कॉमन इजिबिलिटी टेस्ट होगा। सारा बैंकिंग, रेलवे एंड एसएससी तीनों का कंबाइन में एक साथ एग्ज़ाम होगा। जैसे हम लोग प्री देते थे एग्ज़ाम, ये सारा का सारा एक साथ एग्ज़ाम होगा। और जिसका मार्क का वैलिडिटी आपका 3 ईयर रहने वाला है। और आप ये 3 ईयर वैलिडिटी से अगर आप सीईटी क्वालिफाई करते हैं, यदि आप सीईटी क्वालिफाई करते हैं, तो आपका ये क्वालिफाई मार्क्स जो है आपके पास वैलिड रहेगा 3 ईयर्स के लिए। 3 साल तक अगर कोई भी वैकेंसी आता है तो आप इसके थ्रू से आप उसके मेंस में, यानी कि टायर 2 एंड टायर 3 में आप अपीयर हो सकते हैं। और हर साल इसका एग्ज़ाम सीईटी का होगा, जिसमें कि आप हर साल अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो ये सीईटी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अभी तो पेपर में देखने पे सारा कुछ अच्छा लगता है। पता चलेगा जब 1-2 बार अपने बीच एग्ज़ाम हो जाएगी, उसका रिजल्ट हम लोगों के सामने आएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है तो ही बता सकते हैं। अभी तो ज़्यादा कुछ हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कुछ ये बात बहुत बच्चे के दिमाग में आती है, क्या सिलेबस चेंज भी होगी? क्या सिलेबस चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ अभी आइडिया नहीं है। लेकिन सिलेबस कुछ भी हो, मैथ का वेटेज वही रहने वाला है। पहले भी मैथ का वेटेज वही था। सिलेबस जो भी चेंज हो जाए, मैथ आने ही आने हैं। इसीलिए आप लोग मैथ को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे जॉब लेना आज के डेट में कितना डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। तो इसलिए आप लोग रेगुलर पढ़ाई और अपने ज़ोरों शोरों से बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब नौकरी लेनी है तो भैया बहुत मशक्क़त करनी ही पड़ेगी। और सिलेबस जो भी चेंजेज हो, आप लोग उसका टेंशन छोड़ दीजिए, रेगुलर आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो आज हम लोग लेके आए हुए हैं एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर जो हुआ था 2017 में, जनवरी 2017 में जो एनटीपीसी का हुआ था एग्ज़ाम, मैं उसका सारा का सारा क्वेश्चन लेके आपके बीच लेके आया हुआ हूँ, प्रीवियस ईयर सारे एनटीपीसी का। तो क्या लेवल था, कैसा लेवल था, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जो पास हुए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे दिया हुआ एक क्लास में 135 स्टूडेंट हैं। कितने हैं? 135, 135 स्टूडेंट हैं। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 135 छात्र हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि उनमें जो है 1/6, यानी कि लड़कों की संख्या जितनी भी है उनमें से 1/6 लड़का जो है वो फेल हो गए, और 1/3 लड़कियां जो है वो भी फेल हो गए। तो बोल रहा है कि वो जो कक्षा में स्टूडेंट की जो संख्या थी, उनमें से कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। तो जब परसेंटेज पूछे तो हम लोगों को ये नंबर से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं रहता है, लेकिन सवाल काफ़ी छोटा है। तो आज हम लोग आपको दोनों तरीक़ा से मैं बताता हूँ कि सवाल को करना कैसे। जैसे इसमें दिया हुआ है लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है। मान लिया जाए लड़कियों की संख्या x है, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। लड़कियों की संख्या से लड़का दोगुनी है, तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अगर कुछ बच्चा x नहीं मानना चाहते हैं, मत मानिए, मान लिया जाए लड़की 1 है, तो लड़का कितना हो जाएगा? 2।
लड़की एक है, लड़का दो है, लेकिन यहाँ पे संख्या कितनी दिया गया है? 3। आप जानते हैं 45 दिया कितना होता है? 135। यानी कि एक का वैल्यू आपका क्या है? 45 है, तो दो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 135। यानी कि हमारा छात्र 45 जो है लड़कियां हैं और 90 जो है लड़का है। तो बोल रहा है इनमें से 1/6, इसका 1/6 फेल हो गया, तो पास कितना हुआ? 5/6 हुआ। 1/6 में से 1 फेल हो गया, तो पास कितना हुआ? 6 में से 5 पास हो गया। इसमें से 1/3 फेल हो गई, तो कितना पास हो गया? 2/3 पास हो गया। यहाँ से आप करेंगे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? 75 30 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 105। और स्टूडेंटों की संख्या कितना है? 135। जब आप इसको 100 से करेंगे, 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 21 बार में। ये करेंगे कितना बार में चला जाएगा? 5 दूनी 10, 7 पचे 35। यानी कि 7 या 21 और 9 या 27, यानी कि 7/9। 7/9। जब 7/9 आप लोग जानते हैं कि 1/9 बराबर क्या होता है? 11.11। 11.11। जब आप इसी को 7 से गुना करेंगे दोनों तरफ, तो क्या यह 7/9 हो जाएगा क्या? और ये 77:7 हो जाएगा क्या? यही अपना उत्तर है। बात समझ में आया? अब तो ये हो गया अपना बेसिक मेथड, जो कि नए नए बच्चे हैं वो इस मेथड से करेंगे। अब सपोज इसमें मुझे पूछा ही है परसेंटेज निकालने के लिए, तो मुझे 135 का यहाँ पे कोई यूज नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग चाहें तो 135 का कोई भी यूज नहीं। अगर परसेंटेज पूछे तो हम लोगों को परसेंटेज से परसेंटेज कंपेयर करनी, हमको रियल नंबर से कोई लेना देना है ही नहीं। कहीं पे कोई चर्चा है ही नहीं रियल नंबर का, तो हम लोग रियल नंबर का चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सपोज मान लीजिए क्लास में जो भी लड़का लड़कियां हो, 10 लाख लड़का लड़कियां हो, मुझे उससे क्या लेना देना? बोल रहा है 1/6 फेल हो गई। फेल हो गया, ये हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल। गर्ल कितना फेल हो गया? 3 में से 1 फेल हो गई। बोल रहा है कि इससे ये दुगुनी है। अरे भैया ये तो साफ दिया हुआ है, 3 लड़कियों में से 1 लड़की फेल हो गई और 6 लड़कों में से 1 लड़का फेल हो गया। लड़कियां 3 है, लड़का 6, जस्ट डबल तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? 6 3 9। फेल कितना हुआ है? 1 1 2। लेकिन मुझे निकालना क्या है? पास स्टूडेंट निकालना है। पास स्टूडेंट यानी कि 7/5 पास स्टूडेंट है। अरे है कि नहीं? 7/9 स्टूडेंट क्या है? पास है। 7/9 को आप लोग जानते हैं क्या लिखेंगे? 77.77। अरे 1/9 बराबर 11.11 होता है कि नहीं? दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7.77 आएगा कि? यही अपना आंसर है। क्लास में आपको एग्जाम हॉल में इस टाइप से आपको करनी है। क्या बात समझ में आया? क्या ये चीज आप समझ पाए? बॉयज की संख्या, गर्ल्स की संख्या, गर्ल्स जो है 1/3 फेल हुई थी और बॉयज 1/6 फेल हुए थे। अब बोल रहा है 3 में से 1 लड़कियां फेल हुई थी, यहाँ 6 में से 1 लड़का फेल हुआ था। लड़कियां मान लिया जाए 3 है और लड़का दिया हुआ ही है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है। तो ये अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा? इसका डबल 6 होगा। 6 में से 1 फेल, 3 में से 1 फेल, यानी कि 2। 9 में से फेल तो पास कितने? 7। 9 में से 2 फेल तो 9 में से 7 पास हुए होंगे। तो वही पास वाला परसेंटेज आपसे पूछा था, ये अपना उत्तर है। क्या सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूं। एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 मिनट में तय करती है। यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना है तो इसकी गति किलोमीटर में क्या होगी? किलोमीटर पर आवर में क्या होगी?
अब यहाँ पे है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर एक कार की गति है। अगर इस गति से कोई कार जाती है तो वो 45 मिनट में वो दूरी को तय कर लेती है, 45 मिनट में दूरी तय कर लेती है। लेकिन अब बोल रही है कि यदि इसे 5 मिनट कम में दूरी तय करना होता, यानी कि ये 40 मिनट में ही दूरी को तय करना होता, तो कार की स्पीड क्या होती, स्पीड क्या होती, कार की चाल क्या होती। आप लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ये होगा क्या, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड पहले क्या थी 60, टाइम क्या ले रहा था 45, डिस्टेंस तो अपना सेम है ना। क्या ये अपना डिस्टेंस है क्या। अब इसी को बोल रहा है कि अब हम क्या किए 5 मिनट को कम कर दिए तो हमारा स्पीड क्या होगी, स्पीड मान लिया जाए s है स्पीड। ये भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को क्या हम लोग बराबर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 × 45/2 बराबर स्पीड। ये वे में निकल जाता है। अब यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा 22.5, 22 तिया 66, 1 67.5। यहाँ से आपका स्पीड क्या आ गया 67। दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि एक विद्यार्थी के अंकों में 25% की वृद्धि हो जाए, 25% मतलब 1/4, यानी कि कोई भी नंबर 4 से 5 हो जाए, 4 से 5 हो जाए तो उसे परीक्षा में 75 अंक प्राप्त होंगे। कितना होंगे 75 अंक प्राप्त होंगे। यदि 5 का वैल्यू 75 दिया हुआ है, 4 का वैल्यू क्या 60 हो जाएगा क्या। यही अपना आंसर है। क्या पेन उठाने की ज़रूरत थी क्या। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूँ क्या, या इसको और समझाऊं, नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है n के पास k की अपेक्षा p रुपए अधिक है। बोल रहा है n के पास k के अपेक्षा p रुपए अधिक है। मैं बता दूं, मान लिया जाए कि आप किसी के पास 100 रुपया है। अगर मैं बोलूं k के पास n के पास k से 10 रुपया अधिक है, तो क्या आप इसे पहले ही 10 रुपया ज़्यादा दे देते हैं, जितना बच जाता है उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ क्या हो गया 45, यानी कि इसे 55 रुपया हो गया और इसे 45 रुपया हो गया। क्या इससे ये 10 रुपया अधिक है कि नहीं। बस सेम उसी टाइप से बोला जा रहा है। सपोज आपको ये n के p नहीं दिया होता तो आप खुद 1 सेकेंड में कर लेते, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर ये कोई नंबर उसे वेरिएबल टाइप में देने लगे, k p l m x y दे दे, तो वो पहले ही डर जाता है कि क्या दे रहा है। भैया ये सोचने वाली बात है, ऐसे दे और वो यहाँ पे आपको क्या कर दिया q लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कोई फ़र्क पड़ता है क्या। बोल रहा है p रुपया अधिक है, यही p रुपया क्या है इससे अधिक है। ये आपका n हो गया, ये आपका k हो गया। बोल रहा है कुल धन q है, कुल धन क्या है q है। तो बोल रहा है k के पास कितना धन, k के पास कितना धन है। सपोज आपको ये अगर 45 निकालना हो तो आप कैसे निकालें। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये p बराबर इससे कितना है 10 अधिक है, 10 अधिक 45 से 10 अधिक है, और ये टोटल धन कितना है q है। तो आपसे अगर k पूछे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 100 माइनस जो ज़्यादा है 10 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या 90/2 बराबर क्या 45 आ जाएगा क्या। यहाँ से क्या मेरा k का वैल्यू आ जाएगा क्या। बस सेम चीज़ यहाँ पे 100 के जगह पे आपका q है, अब माइनस p
p के जगह 10 के जगह पे p है, डिवाइड बाय 2 करना है, यही अपना आंसर है। मैंने क्या बताया कि अगर ये p q के फॉर्म में नहीं होता तो आप खुद 1 सेकेंड में आंसर दे दिए होते, लेकिन ये p q लिख के आपका थोड़ा सा आप लोग क्यों डर जाते हैं पता नहीं। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बताइए। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। 169 इंटू 121 डिवाइड बाय 11 इंटू 13 माइनस 3, बताइए क्या होगा। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, इसे चाहें तो आप यूनिट डिजिट वगैरह से कर सकते हैं अगर बड़े बड़े नंबर आए तो, लेकिन इतने छोटे क्वेश्चन पे यूनिट डिजिट में हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 11 13 143 माइनस 3 140। अरे पहाड़ा तो आता होगा, 11 13 43 से 11 गढ़ा 21 से 13 गुना 13 169, इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। 143 में से 3 घटा दिए, उत्तर क्या आ गया 140। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ? ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, बस गुना भाग करनी थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है, एक सम बहुभुज के प्रत्येक वाह कोण 9 डिग्री का है। मान लिया जाए मैं एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। आप लोग ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग जानते हैं, क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये मान लीजिए आप इस टाइप से, मैंने क्या किया, तीनों रेखाओं को मैंने आगे बढ़ा दिया। ये एक वाह कोण हो गया, वाह कोण, ये इसका अंतः कोण हो गया, और इसे हम लोग वाह कोण बोलते हैं। क्या कोण बोलते हैं? वाह कोण। इसे इंटरनल एंगल बोलते हैं, इसे एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। इसे अंतः कोण, इसे वाह कोण। ये भी वाह कोण हो जाएगा, ये भी वाह कोण हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है। आधा चांद पर हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर पूरा चांद बन जाए तो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। क्या इतनी सी बात आप लोग जानते हैं? बस इतनी सी बात। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये कोण मान लिया जाए 60 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये बाहरी कोण कितना का होगा? ये पूरा तो 180 एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अंतः कोण अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 180 में से 60 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। सपोज ये भी 60 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ये भी 60 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। 6 या 18, यानी कि ट्रायंगल का भी आ गया तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तीनों कोनों का योग कितना? 180 डिग्री। तो वह कोनों का योग कितना आ गया? वह कोनों का एक्सटर्नल एंगल का सम कितना आ गया? आप बोलेंगे 120 गुना 3, 120 गुना 3 यानी कि 360 आ गया। यानी कि एक्सटर्नल एंगल कोई भी फिगर हो, समबाहुभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या षटभुज हो, 8 भुज हो, 10 भुज हो, जितनी भी भुजा हो उसके वाह कोनों का सम जो है, एक्सटर्नल एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री ही होता है। ये बात आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। कितने भी बड़े, कितने भी भुजाओं का फिगर हो, उसके बाहरी कोनों का योग 360 डिग्री ही होता है। ये बात अगर आप लोग दिमाग में बैठा लिए तो कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब बोल रहा है कि वाह कोण जो है, वाह कोण 9 डिग्री है।
आप लोग जानते हैं कि सभी, मान लिया जाए छह भुजाओं का मेरे पास फिगर है, षटभुज जिसको बोलते हैं, 6 भुजाओं का फिगर है। अब इसका जो है बोले कि एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, तो बोलेगा वो भुजाओं की संख्या कितनी है। भुजाओं की संख्या आप लोग जानते हैं 360 बटे अगर हम लोग 60 कर देंगे तो हमारी भुजा कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सपोज मैंने ट्रेंगल से समझाया, मैं ट्रेंगल से ही समझा देता हूँ। बोल रहा है कि कोई एक त्रिभुज है जिसका बाहरी कोण जो है 120 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। कोई एक फिगर है जिसकी की बाहरी कोण जो है 120 डिग्री है, तो वो फिगर का वो चित्र में कितनी भुजा है। तो आप लोग जानते हैं बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360। यदि एक कोण उसमें से 120 है तो बोले उसमें कितनी भुजा है, यानी कि कितनी भुजा होगी उसमें। तो आप क्या इससे डिवाइड कर देंगे, नहीं बता देंगे, 3 हो जाएगा। क्या आप लोग इतनी सी बात समझ गए। बस इतनी सी ही बात थी। यदि सभी एक्सटर्नल एंगल का सम 360 है, अगर एक एक्सटर्नल एंगल 9 डिग्री है तो उसमें कितने एक्सटर्नल एंगल बनेंगे। जितने एक्सटर्नल एंगल बनेंगे वही तो अपनी भुजाओं की संख्या होगी। अब यहाँ से आप भाग देंगे 9 चौके 36, यानी कि कितना आ जाएगा, 40। यानी कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 40 होगी। बस इतनी सी बात थी। ऑप्शन नंबर ए ही है। नेक्स्ट में क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप लोग शायद इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बोल रहा है पानी के एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र जो है टैंक को अकेला 9 मिनट में खाली करता है। मान लिया जाए कोई टैंक है, यह जो है मान लिया जाए एक जो है छिद्र ए, ये 9 मिनट में खाली करता है, ठीक है। बोल रहा है दूसरा छिद्र बी मान लेते हैं, ये क्या 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पानी की बहाव स्थिर हो तो बोल रहा है दोनों एक साथ टैंक को कितने देर में खाली कर देगा। ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 2। ये मेरा जो आता है इसे हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं, क्षमता। यानी कि मान लिया जाए कोई पाइप ए था, पाइप ए का क्षमता जो है वो 1 मिनट में 2 लीटर पानी बाहर करने की क्षमता है। अगर मैं पाइप बी की बात करूं तो ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी बाहर निकालने की क्षमता है। ये क्षमता को दर्शाता है, ये टाइम को दर्शाता है आपका, और ये आपका जो होता है उसे वर्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क। यानी कि ये टोटल वर्क आ जाता है, दोनों का जो आप एलसीएम लेते हैं। अगर आप लोग टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देते जा रहा हूं कि आप लोगों का सारा क्लियर होते जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम 9 और 6 का एलसीएम लिए, 18 आ गया। इसका इफिशियंसी 2, इसका इफिशियंसी 3, दोनों को टोटल हमारा कितना है, 18। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15 पॉइंट कितना, 6, यानी कि 3.6 आपका आ जाएगा। 3.6 ऑप्शन नंबर बी, 3:3/5 ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल लूँ क्या, नेक्स्ट मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ आपको, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आप लोग स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 210 को 2, 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो अनुपात रुपए में क्या होगी। 210 रुपया है, कितना है, 210 है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये तो काफ़ी छोटा नंबर है, आप चाहें तो यहाँ से भी 5, 4, 9, 5, 14, 5, 4, 9, 5, 14 यहाँ से भी आप इसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि ऐसे सवालों को ना, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा ज़रूरी नहीं कि इतने छोटे से आपको नंबर दें, ऐसे सवालों को आप एक बार ऑप्शन से भी करें, नहीं तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे। 210 को 14 से डिवाइड करते, 1 का मान आ जाता, जो 1 का मान आता उसको इसमें गुना कर देते, तो सबका
मान आ जाता, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसे ऑप्शन से कर लीजिए। जैसे मैं बोलूँ 2 से तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, 4 क्या, जैसे थर्ड नंबर में है 4, 4 क्या 65 हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। 3 क्या 40 हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाना चाहिए? 75, 60, 45 और 30। 75, 60 और 45 और 30। कैसे किया मैंने, कैसे किया आप चाहें तो ये भी जान सकते हैं आप। मैं अब पूरा बेसिक से ही बता देता हूँ। 30, 45, 60 और 75, यही तो मैंने बोला ऑप्शन से देख के। ऑप्शन से देख के मैंने भी तो यही बोला। अब क्या 210 को आप 14 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? आप 7 दूना 14 और ये कितना आ जाएगा? 7 या 21, यानी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 15। यहाँ 2 से गुना करेंगे 1 यूनिट का, कितना आ जाएगा? 30, 30 से 45, 4 का 60, 5 का 75। यही अपना उत्तर था। चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से करने के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि बड़ा नंबर दे देता सपोज, तो गुना भाग में टाइम वेस्ट से बढ़िया था कि आप देखते ही उत्तर बिना पेन उठाए, बिना ये सब भाग किए, बस देखे ऑप्शन मारे निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3341 और 3328 का HCF यानी कि महत्तम समावर्तक क्या होगी? महत्तम समावर्तक क्या होगी? किसके किसके बीच बोल रहा है? 3341 और 3328। 3300। ये दोनों नंबर का HCF निकालने के लिए क्या होता है? HCF निकालने के लिए दोनों संख्याओं का आप क्या कर लीजिए? डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर ज़्यादा बड़ा संख्या है तो आप उसका फैक्टर भी निकाल सकते हैं, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो काफ़ी छोटी, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे डायरेक्ट डिवाइड ही कर देंगे। एक बार में करेंगे 33 28 का आ जाएगा, यानी कि 13। अपना उत्तर क्या आ जाएगा? 13 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13 ही आ जाएगा। दोनों का HCF क्या आ जाएगा? 13। दोनों का HCF क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या यहाँ से आप इसे भाग देंगे? 13 दूना 26 समथिंग, जो भी कट जाएगा पूरा का पूरा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। किरण ने 15% हानि पर 18,700 रुपये में एक बस बेची। 15% लाभ पाने के लिए बस को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए था? देखिए, मान लिया जाए बस की कीमत 100 रुपया है। बस की कीमत 100 रुपया बोल रहा है। 15% लॉस पर, 15% लॉस पर बेचा, यानी 85 रुपये में बेचा होगा। बोल रहा है इसी को 15% लाभ पे बेचता तो वो कितने में बेचता? तो यहाँ से तो आप बता दिए 115 रुपये में बेचता, बता दे देना। और यहीं पे 85 का वैल्यू दिया गया है 18,700। कितना दिया हुआ है? किधर गया? 18,700 दिया हुआ है। आपसे 115 का मान पूछा हुआ है। क्या आप लोग बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बना सकते हैं। बस इतनी सी बात थी। आप लोग चाहें तो 18,785% से भाग देंगे और कितना निकाल लेंगे? 115। आप जानते हैं कि 17 पचे 85 और 23 पचे 115। 17 से करेंगे, ये कितना बार में चला जाएगा? 11 बार में चला जाएगा। और 23 इंटू 23, 23 5 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 25,300। 25,300। ऑप्शन नंबर क्या है? कहाँ है? डी नंबर में। तो ये सब काफ़ी छोटे छोटे सवाल हैं, रेलवे में इसी टाइप से प्रीवियस ईयर में पूछे गए तो क्या ऐसे ही क्वेश्चन करने से हमारा कंपटीशन के लिए काफ़ी है क्या? मैं बता नहीं सकता। ऐसा आप एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये लेवल हम लोग तैयार करने से हम लोग जॉब ले सकते हैं।
क्योंकि समय 3 साल पहले की थी, अब ये 3 साल बाद की है। आप लोगों को मैंने एसएससी सीपीओ सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर मैं सीरीज चला रहा हूँ उसे आप लोग ज़रूर देख के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जाएं, क्योंकि लेवल आपका यही रहने वाला है, ज़्यादा नहीं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन आप लोग उसे देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुए हैं सारे, और सेम वेंडर आपका जान रहे हैं टीसीएस एग्ज़ाम ले रही है तो सेम वेंडर एग्ज़ाम ले रही है, तो पैटर्न क्वेश्चन वहाँ से भी रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, होंगे ही होंगे, चांसेस क्या होगा ही। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो वो प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ उसका क्वेश्चन आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें, और ये भी वीडियो देख रहे हैं तो साथ में लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब अगर आप लोग नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी किया कीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट मैं पढ़ दे रहा हूं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 30-26 है, उनमें से एक संख्या 89 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप लोगों को मैंने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लिया जाए संख्या x है, संख्या y है, गुना बराबर लॉ यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ होता है कि नहीं? दो संख्याओं का गुना बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और उसका एलसीएम दिया गया है, आपको एचसीएफ पूछा जा रहा है। क्या आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे? क्या आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे? क्या 89 ही दिया हुआ है ना? हाँ 89, तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोग चाहें तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऑप्शन को देखिए, यहाँ से आप लोग यहाँ से भाग करने पे भीड़ मत जाइएगा। आप चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, कोई बड़ी संख्या है नहीं, इसे एक 90-1 करके आप लोग भाग भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, जब ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ये मैंने अपनी मर्जी से ऑप्शन नहीं लिया हुआ है, आयोग ने खुद क्वेश्चन सेट की है, ऑप्शन सेट की है। तो मैं बोलता हूं कि ऑप्शन में जैसे आपके सामने दिया हुआ है 34, 29, क्या दिया हुआ है 34, 29, 33 और 35, ये दिया हुआ है। अब बताइए, आपको यूनिट डिजिट में 6 लाना है, यूनिट डिजिट में 6 लाना है, और यहाँ पे एक संख्या आपका 9 है। एचसीएफ का भी कोई संख्या होगी, इनमें से कोई एक संख्या क्या होगी? एचसीएफ होगी। अब बताइए इनमें से कौन सी संख्या से आप गुना करें कि यूनिट डिजिट 6 आ जाए? आप बोलेंगे अगर 5 से 9 में करूंगा 45 आ जाएगा, जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। अगर 3 से करूंगा 9 तिया 27 हो जाएगी, यहाँ तो 6 है। अगर 9 से करेंगे 9 9 81, यूनिट डिजिट 1 आ जाता है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया, बचता ऑप्शन ए 9 चौके 36, यानी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6। ऑप्शन नंबर ए अपना सही है 34। अब यहाँ से हम लोग भाग देने में टाइम वेस्ट क्यों करें? ऑप्शन है, मैंने यूनिट डिजिट से निकाल लिया। आप चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, आंसर दोनों तरीके से आने हैं। लेकिन आपको ज़रूरी क्या है, मुझे गोल्ड मेडल वहाँ पे नहीं, अगर मैं भाग करके भी दूँ तो मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। अगर मैं यूनिट डिजिट से भी निकालूँ तो मुझे वही देने वाला है। क्या आप लोग बातों को समझ गए क्या? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई से 4 गुनी है। कोई आयताकार बोर्ड है, इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। यदि चौड़ाई 1 है और लंबाई जो है 4 है, तो बोल रहा है बोर्ड का जो क्षेत्रफल है वो 256 है, 256 मीटर स्क्वायर है। तो आपसे लंबाई पूछ रहा है क्या होगा, आप लोग चाहें तो इसे ये भी कह सकते हैं 256 16 गुना 16 का है क्या, 16 गुना 16 का मल्टीपल है। 16 गुना 16 256 होता है ना भैया,
इतनी छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल याद रखनी होगी। कंपटीशन निकालना है तो इतनी छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। 16 गुना 16 256, ठीक है। यदि मैं कहूँ कि ये और ये, आप लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये मान लिया जाए x है, ये भी x है, अगर दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। क्या 4x स्क्वायर हो जाएगा, 1x इंटू 4x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 256। 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 64, यानी कि x बराबर आपका क्या आ गया 8। यदि ये 8 आ गया और ये आपका 4 गुना है तो क्या ये 32 हो जाएगा क्या, यही आपसे पूछा हुआ था। लंबाई क्या हो जाएगी 32 हो जाएगी। आप लोग चाहते तो बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 156 में जोड़ने पर 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 6, 5, 4 से विभाजित हो जाती है, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मैंने बोला था जब डिफरेंट नंबर हो और बोल रहा हो पूर्णतः विभाजित हो तो मैंने सबसे पहले इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। और हमारे पास दिया क्या गया है 1456। 1456 में हम लोग 60 से बोल रहा है डिवाइड करने पर बोल रहा है इस संख्या में क्या जोड़ें जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप लोग जानते हैं कि अगर मैं 2 बार में करूं 60 दूना 120, 25 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 चौके 24, उत्तर क्या आ गया 16। 16 हमारा रिमाइंडर आ गया। 16 क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। अब बोल रहा है 16 में अगर हम लोग 44 को जोड़ दें तो क्या यहाँ पे मेरा 60 आ जाएगा क्या, तो वही बोल रहा है कि इन संख्याओं में क्या जोड़ूं, 44 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करते तो देखते ही आप वो लोग उत्तर लगा सकते थे। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको, मैंने यहाँ पे सिखाने के लिए समझाने के लिए आया हूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग देखते ही उत्तर लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 44 जोड़ने पे वो हमारा क्या होगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 4, 5 और 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, आप लोग इससे यूनिट डिजिट आपसे पूछा जा रहा है। यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक आप लोग जानते हैं, जब आप लोगों को पूछे शून्यकों की संख्या तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि शून्यकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। नंबर में आप लोग 2 और 5 का देखते हैं कि वो नंबर में कितनी मौजूद है 2 और 5, वहाँ से हम लोग शून्यकों की संख्या भी निकालते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है यूनिट डिजिट, तो मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया कि यूनिट डिजिट का भी वही फंडा है कि हम लोग जब भी देखते हैं यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट के जगह पे 3 है, पर पावर 1632 है, और यहाँ 4 है यूनिट डिजिट के स्थान पर, और यहाँ क्या है 5 है, और बाकी नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मुझे पूछा क्या गया है यूनिट डिजिट। आप लोग जानते हैं कि ये किसका है 2 × 2 का फैक्टर है। जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यदि किसी भी संख्या में मौजूद 2 हो, जैसे मैं बोलूँ 12 गुना 15 करूँ, यहाँ क्या मेरा 6 गुना 2 मौजूद है क्या, यहाँ 5 गुना 3, यहाँ 5 मौजूद है, यहाँ 2 मौजूद है, यानी कि 1 0 अवश्य होगी। यानी क्या दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 180। क्या ये 1 0 आ गई क्या, यूनिट डिजिट के जगह पे हमारा 0 आ गया क्या। उसी टाइप से यहाँ 2 मौजूद है और यहाँ पे 5 मौजूद है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। मैं बोलूं कि यूनिट डिजिट के स्थान पे क्या आएगा, आप बोलेंगे 0 तो आएगा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 5 है, तो यूनिट डिजिट के स्थान पे
जीरो आएगा। अब जीरो से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट के स्थान पे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा, जीरो। इकाई के स्थान पे क्या आएगा, जीरो। क्या आप लोग बातों को समझ पाए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोल रहा है 11 पुरुष 5 महिला, 11 पुरुष 5 महिला एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का, बोल रहा है एक मेल बराबर 2 फीमेल है, यानी कि एक मेल जितना काम कर सकता है उतने ही काम 2 महिलाएं करती है। तो बोल रहा है कि 5 पुरुष 5 मेल और 20 फीमेल, 5 मेल और 20 फीमेल उस काम के आधे काम को, जितना भी काम था काम का आधा कितने दिन में करेगा, ये आपके सामने दिया गया है, आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे दिया हुआ था 20 मेल प्लस 5 फीमेल कार्य को कितने दिन में करता है, 60 दिन में कार्य को करता है। आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल है। 10 पुरुष है ना, सॉरी 10 पुरुष है, 10 मेल है और 5 फीमेल है। तो यहाँ से क्या हम लोग फीमेल में चेंज कर लें क्या? आप मेल में भी चेंज कर सकते हैं, आपका मेल फीमेल जहाँ चाहे चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि फीमेल में चेंज कर लेता हूँ। 20 फीमेल प्लस 5 फीमेल कितना आ जाएगा, 25 फीमेल। 25 फीमेल कितना दिन में, 60 दिन में काम को करता है। ये मेरा टोटल काम आ जाएगा क्या, यानी कि 25 गुना 60 मेरा टोटल काम आ गया क्या, बराबर हमसे क्या पूछा हुआ है। यहाँ से भी मैंने इसे फीमेल में चेंज कर लेता हूँ, तो 10 फीमेल प्लस 20 फीमेल 30 फीमेल आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ही लिख दूँ 30 फीमेल गुना कार्य का क्या, कार्य हमारा मान लिया जाए x है, यही तो मेरा टोटल कार्य है। इसका मुझे क्या करना है, आधा करना है, कार्य का आधा करना है। तो क्या यहाँ से मेरा पूरा कट जाएगा, यानी x बराबर क्या मेरा 25 आ जाएगा क्या। यही अपना आंसर है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मैं फिर एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर आपके सामने लेता रहूँगा। प्रैक्टिस, मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे वेंडर कुछ भी हो, चाहे सीईटी ला दे या कोई भी एग्ज़ाम आए, मैथ का वही रहना है। मैथ तो सेम ही रहना है किसी भी परिस्थिति में। गणित का लेवल यही या इससे थोड़ा ज़्यादा अपने अपने एग्ज़ाम के तरीके से रहने वाला है। इसीलिए मैथ का प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गणित अभ्यास से ही आती है। जितना अभ्यास करेंगे गणित उतना ही शार्प होते जाएगी। इसीलिए गणित को रेगुलर आप लोग थोड़ा बहुत प्रयास मतलब अभ्यास करते रहें। चलिए इसी के साथ मैं नेक्स्ट डे फिर लाऊंगा आपके बीच जो एसएससी प्रीवियस ईयर सीपीओ सीजीएल का प्रीवियस पेपर का जो आपके सामने वीडियो में लाता हूं, उसे भी देखा करें, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। क्योंकि ये सब लेवल आप देख रहे हैं काफ़ी बच्चे वाली लेवल है। तो ऐसे ही लेवल अभी तक रेलवे में आ रही थी, तो आगे भी ऐसे आएंगे, हम लोग ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, आशा कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे ही लेवल तक मुझे तैयारी करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर जॉब लेनी है तो इससे आपको ऊपर की लेवल को तैयार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन आप लोग आज के डेट में जान रहे हैं कि किस लेवल तक पहुंच गया है। तो वो लेवल तक आपको भी अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के लिए लेता हूं विदा। लोगों के साथ शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। चलिए इसी के साथ बाय।